हे गाइस, नाउ इस सेशन में हम प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन ले रहे हैं। चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चंस वाला सेक्शन इज डन। नाउ प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन हम कर लेंगे। एज यू नो वी आर डीलिंग विद 10th एडिशन। इंटरनेशनल एडिशन हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। इंटरनेशनल एडिशन में प्रॉब्लम नंबर 1 है ये, और इंडियन एडिशन में इट्स प्रॉब्लम नंबर 51। ओके, 10th एडिशन इंटरनेशनल एडिशन में फर्स्ट प्रॉब्लम एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स इंडियन एडिशन 51, प्रॉब्लम नंबर 51. So we'll go with the first problem now. I'll read out the question. Sketch quantitatively the electric field lines both between and outside two concentric conducting spherical shells when a uniform positive charge Q1 is on the inner shell and a uniform negative charge minus Q2 is on the outer shell. Considering the cases Q1 is greater than Q2, Q1 is equal to Q2, Q1 is less than Q2. So what we have here is we have two conducting shells. Okay, we have two conducting shells. So we have two conducting concentric spherical shells. Inner spherical shell, outer spherical shell. इनर को चार्ज Q1 दी गई है और आउटर को चार्ज माइनस Q2 दी गई है। सो पॉजिटिव चार्ज इनर स्फीयर पे और नेगेटिव चार्ज आउटर स्फीयर पे। अब मेटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स में सारी चार्जेस जो हैं वो सरफेसेस पे होती हैं। ओके, वो सरफेसेस पे आती हैं ना। इस केस में यहाँ पर एक सरफेस है, इस साइड से एक सरफेस है, और इसके लिए भी दो सरफेसेस हैं। इनर सरफेस आउटर सरफेस इसके लिए, और फिर इनर सरफेस आउटर सरफेस इसके लिए। सो Q1 जो है वो इन दो सरफेसेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। एग्जैक्टली होगा कि नहीं वो हम देख लेंगे। और यहाँ पर भी दो सरफेसेस पे हो सकता है। नाउ गाउस लॉ याद करें फॉर सरफेसेस, फॉर मेटल्स। अगर ये मेरे पास मेटेलिक स्फीयर हैं, हॉलो स्फीयर, इनर सरफेस और आउटर सरफेस, तो कोई भी चार्ज मैं इसको दे रहा हूं, चार्ज Q। इफ आई ड्रॉ गाउस सरफेस, गाउसियन सरफेस इनसाइड द मेटल, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज गाउस सरफेस। हर पार्ट जो है गाउस सरफेस का दैट इज इनसाइड द मेटल, और इनसाइड द मेटल अगर है तो फ्लक्स उसके थ्रू जीरो होगा, क्योंकि फील्ड इनसाइड द मेटल, इनसाइड द मीट ऑफ द मेटल इज ऑलवेज जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो फ्लक्स जो होगा वो भी जीरो होगा, फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस भी जीरो होगा। फील्ड जीरो है तो फ्लक्स कहां से आएगा? ओके, फ्लक्स जीरो होगा। फ्लक्स जीरो होने का मतलब होगा कि Q एनक्लोज्ड जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इस गाउस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब नोट कर लें, यहां अंदर जो कैविटी है वहां पर कोई चार्ज नहीं है। अब चार्ज अगर हो सकती है वो सिर्फ इनर सरफेस पे हो सकती है, लेकिन नेट चार्ज हैज टू बी जीरो, तो इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगी। हां, अगर ऐसा होता कि यहां पर सपोज चार्ज कैपिटल Q थी, तब जाके इनर सरफेस पे चार्ज जो है वो माइनस Q होनी थी, तब जाके प्लस Q और माइनस Q जीरो बन जाएगा। लेकिन अगर अंदर जो है चार्ज कोई नहीं है, अंदर चार्ज कोई नहीं है, तब जाके इनर सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं रहेगी। ये इनर सरफेस, ये गाउस सरफेस, इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगी। दैट वुड मीन ये सारी चार्ज जो है वो सारी आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सारी चार्ज Q जो है वो आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सेम थिंग विल हैपन हियर। यहां पर हमारे पास इनर सरफेस पे चार्ज Q1 है, इनसाइड द कैविटी कोई चार्ज नहीं है, तो इनर सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं है यूजिंग दैट गाउस लॉ। तो सारी चार्ज Q1 जो है वो आउटर सरफेस पे होनी चाहिए। और किसके बराबर है? वो Q1 के बराबर है। अब इसका देख लेते हैं। इसमें चार्ज माइनस Q2 है। ओके, माइनस Q2 है, उसको भी यहां अलग से देख लेते हैं। सो ये इनर, इस पे चार्ज जो है वो Q1 के बराबर है,
Q1 आउटर सरफेस में ड्रॉ कर लूंगा, आउटर स्फीयर, ये उसकी इनर सरफेस, ये उसकी आउटर सरफेस। ओके, अब मैं इनर स्फीयर जो है उसकी इनर और आउटर सरफेस अलग अलग नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ आउटर सरफेस को दिखा रहा हूं, फिर जाके आउटर स्फीयर। अब गाउस लॉ में फिर से यूज कर लूंगा, गाउसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, एवरी पार्ट ऑफ इट इनसाइड द मीट ऑफ द मेटल। ओके, एवरी पार्ट ऑफ इट इनसाइड द मीट ऑफ द मेटल, ये गाउस सरफेस है। अगर एवरी पार्ट ऑफ इट इज इनसाइड द मेटल तो हर किसी पॉइंट पे, गाउस सरफेस के हर किसी पॉइंट पे फील्ड जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड दिस मेटेलिक बॉडी इज जीरो, इनसाइड द मीट ऑफ द मेटल, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द मेटल इज जीरो। सो फील्ड अगर जीरो के बराबर है तो फ्लक्स भी जीरो के बराबर होगा, फ्लक्स अगर जीरो के बराबर है तो क्यू एनक्लोज्ड जो है वो भी जीरो के बराबर होना चाहिए। अब इस गाउस सरफेस के अंदर पहले से ही प्लस क्यू है, तो इनर सरफेस पे जब माइनस क्यू आएगी तब जाके टोटल चार्ज एनक्लोज्ड जीरो के बराबर बन जाएगी। सो इनर सरफेस पे चार्ज जो है वो माइनस क्यू होनी चाहिए, उसकी टोटल चार्ज कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस Q1। उसकी टोटल चार्ज Q2 थी, माइनस Q2 थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसकी नहीं भी चार्ज होती तब भी इनर सरफेस पे चार्ज जो वो माइनस Q1 आती। सो गाउस लॉ यूज करके इनर सरफेस पे जो चार्ज है, इनर सरफेस पे जो चार्ज है वो माइनस Q1 है। ओके, यहां पर प्लस Q1, यहां पर माइनस Q1। सो अंदर वाला स्फीयर जो है उसकी आउटर सरफेस पे चार्ज Q1 है, और बाहर वाला स्फीयर, बड़ा वाला स्फीयर जो है उसकी इनर सरफेस पे चार्ज माइनस Q1 है। अब इसकी आउटर सरफेस पे चार्ज क्या है? अब टोटल चार्ज जो है वो माइनस Q2 के बराबर है। ओके, माइनस Q2 के बराबर है, तो आउटर सरफेस पे अगर चार्ज जो है लेट्स सपोज Q प्राइम है, तब जाके आउटर सरफेस की चार्ज Q प्राइम और इनर सरफेस की चार्ज माइनस Q1, टोटल आना चाहिए माइनस Q2। सो मीनिंग Q प्राइम माइनस Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, ये माइनस Q2 टोटल चार्ज जो है। सो इसका मतलब हुआ Q प्राइम इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1, Q2 प्लस Q1। ओके, जो टोटल चार्ज थी Q2 माइनस है, सो नेगेटिव Q1 Q2, और ये यहां जाके प्लस बन जाएगा। सो टोटल चार्ज जो थी इसके पास माइनस Q2, और जो अंदर सरफेस पे चार्ज आ गई उसी का बिल्कुल अपोजिट प्लस Q1। ओके, सो गाउस लॉ से पहले हम इनर सरफेस की चार्ज निकाल रहे हैं। इनर सरफेस की चार्ज जो है वो टोटल चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, टोटल चार्ज चाहे कुछ भी हो, इनर सरफेस पे वही चार्ज होगी जो यहां पर है, लेकिन उसका नेगेटिव। फिर जाके आउटर सरफेस पे चार्ज होगी जो ओरिजिनल चार्ज इसके पास है, टोटल चार्ज माइनस Q2 प्लस Q1, जो इनर सरफेस पे आ गई उसका अपोजिट। सो यहां पर अब मैं ड्रॉ कर लूंगा इसको। आउटर सरफेस पे वी हैव चार्ज, और स्फेरिकल सिमेट्री है तो ये चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी जस्ट बाय स्फेरिकल सिमेट्री। इसकी चार्ज जो है वो है माइनस Q2 प्लस Q1। ओके, माइनस Q2 प्लस Q1। इज दैट फाइन? फाइन। सो इनर स्फीयर पे जो चार्ज Q1 है वो सारी चार्ज उसके आउटर सरफेस पे आ रही है, और बाहर वाला बड़ा वाला स्फीयर जो है उसकी इनर सरफेस पे चार्ज आ रही है माइनस Q1, और आउटर सरफेस पे चार्ज आ रही है माइनस Q2 प्लस Q1। सो ये अभी Q1 ज्यादा है, Q2 ज्यादा है, फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सो आई जस्ट मूव डाउन अ बिट। ओके, सो पहला केस ड्रॉ कर लेते हैं। पहला केस हमारे पास है Q1 इज ग्रेटर दैन Q2, Q1 इज ग्रेटर दैन Q2। सो इनर स्फीयर में ड्रॉ कर लूंगा। अब मैं साइज थोड़ा कम ड्रॉ कर लूंगा, ये इनर, फिर जाके ये आउटर, इस पे वी हैव पॉजिटिव चार्ज Q1,
Q1, इस पे वी हैव नेगेटिव चार्ज Q1, थोड़ी देर हम पहले हमने देखा Q1 लेकिन नेगेटिव, ये इनर का। देन आउटर सरफेस का वी हैव चार्ज Q1 माइनस Q2 प्लस Q1, ये हमने ऊपर देखा था, माइनस Q2 प्लस Q1, ये जो हमने देखा था माइनस Q2 प्लस Q1। ओके, नाउ हमें इसकी फील्ड लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। फील्ड मैपिंग जो होगी वो कैसे होगी? पहली बात ये नोट कर लें कि आउटर सरफेस, जो लास्ट वाली आउटर सरफेस है बड़े वाले स्फीयर की, उसकी चार्ज पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो Q1 ज्यादा है। ओके, Q1 ज्यादा है तो इसका मतलब होगा ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगी। Q1 ज्यादा है, पॉजिटिव वाली चार्ज ज्यादा है, तो टोटल चार्ज भी पॉजिटिव रहेगी। सो वो Q1 वहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज Q1 माइनस Q2 जो है पॉजिटिव चार्ज। चलिए, अब अंदर कोई फील्ड नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। आपको यह पता होना चाहिए। अगर आपके पास स्फेरिकल शेल है, ओके, स्फेरिकल शेल है, चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो फॉर पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, okay, for points lying outside the spherical shell, it behaves like a point charge located at the center. It behaves like a point charge, so point charge वाला behavior होगा, और फील्ड जो है वो होगा gamma q divided by r square. Remember gamma is 1 by 4 pi epsilon 0 electrostatic constant. और फील्ड इनसाइड जो है वो 0 के बराबर होता है। ओके, फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू 0। सो अंदर कोई फील्ड नहीं है, मेटेलिक बॉडी है तो चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, अंदर कोई फील्ड नहीं है। बाहर के लिए ये पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है, तो वो चीज हम यहां पर यूज कर लेंगे। सो आई विल ड्रॉ इट नाउ। सो अंदर कोई फील्ड नहीं है, अंदर कोई चार्ज भी नहीं होगी। यहां इस गैप में बिटवीन द टू शेल्स जो है पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे विल टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ये ऐसे होगा, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। फाइन, सिंस पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से ओरिजिनेट कर लेंगे वो सभी फील्ड लाइंस यहां पर टर्मिनेट कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल। फिर जाके इस गैप में, ये जो गैप है इनसाइड द मीट ऑफ द मेटल, जो आउटर स्फीयर है उसके अंदर फील्ड अगेन 0 है, तो यहां इस गैप में कोई फील्ड लाइंस नहीं होंगी। फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइंस कहां से होंगी? जैसे कि यहां पर इस कैविटी के अंदर भी कोई फील्ड नहीं था तो वहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं, इस मटेरियल के अंदर भी कोई फील्ड नहीं है तो वहां पर भी कोई फील्ड लाइन नहीं, वैसे यहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं होंगे। अब जाके इसके बाहर देख लेते हैं। अब इसके बाहर जब आप देख लेंगे, ओके, इसके बाहर जब आप देख लेंगे, लेट मी यूज ग्रीन वन। इसके बाहर जब आप देखेंगे तो रिमेंबर इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। तो ये पॉइंट जो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो इससे भी बाहर है, तो ये भी बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। ये जो इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है वो पॉइंट इसके भी बाहर है, तो ये भी बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। और ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज है माइनस Q2 प्लस Q1, वो भी पॉइंट जो है उसके भी आउटसाइड है, तो वो भी बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। सो व्हाट इज टोटल चार्ज एट द सेंटर देन? ओके, व्हाट इज टोटल चार्ज एट द सेंटर? इन सबों का अलजेब्रिक सम Q1 यहां पर जो है, फिर जाके माइनस Q1 यहां पर जो है, फिर जाके माइनस Q2 प्लस Q1। अब ये दो तो कैंसिल आउट होंगे, तो इट सिंपली Q1 माइनस Q2। तो अब जो इन पॉइंट्स के लिए आउटसाइड बोथ शेल्स, इट्स एज इफ यहां पर सेंटर पे चार्ज जो है वो Q1 माइनस Q2 है। ओके, Q1 माइनस Q2, और रिमेंबर हमने पहले ही कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फील्ड लाइन जो होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। तो यहां पर विल हैव ए फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड, यहां पर रेडियली आउटवर्ड, यहां पर रेडियली आउटवर्ड, एंड देन यहां पर रेडियली आउटवर्ड। इज इट फाइन?
और ये Q1 माइनस Q2 जो है ऑब्वियसली Q1 से कम होगा, सो वी हैव लेसर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस देयर, ओके, लेसर नंबर ऑफ फील्ड लाइन. सो दिस विल बी फील्ड मैपिंग, इनर सरफेस टू आउटर सरफेस फील्ड लाइंस, फिर जाके बाहर फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड. ये होगा केस 1 में जहां पर Q1 जो है दैट इज ग्रेटर देन Q2, Q1 इज ग्रेटर देन Q2. चलिए अब मैं दूसरा केस लेते हैं. दूसरा केस हमारे पास है इफ Q1 इज इक्वल टू Q2. लेट मी चेक इट आउट. यस, Q1 इज इक्वल टू Q2. तो वो जरा देख लेते हैं. सो हमारे पास वी हैव दिस इनर स्फीयर और फिर उसके बाद वी हैव दिस आउटर स्फीयर. Concentric, they may not look like concentric, but they are. Okay, not a good diagram, but it will work. अभी दूसरा केस is Q1 is equal to Q2. एग्जैक्टली जैसे कि हमने यहां पर अभी देखा कि यहां पर जो चार्ज है वो सारी चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगी. उसको हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर लेंगे. दिस इज Q1. और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी इनर सरफेस पे चार्ज माइनस Q1 होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी टोटल चार्ज कितनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो यहां पर विल हैव माइनस Q1. दिस इज माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1. अब जाके आउटर स्फीयर की चार्ज जो है वो तो माइनस Q2 के बराबर है और Q1 इज इक्वल टू Q2. तो माइनस Q1 या फिर माइनस Q2 दोनों बराबर हैं. Q1 इज सेम एज Q2, सो माइनस Q1 इज सेम एज माइनस Q2. तो दैट वुड मीन इसकी सारी चार्ज जो थी माइनस Q2 विच इज नाउ इक्वल टू माइनस Q1, वो सारी चार्ज जो है वो इनर सरफेस पे आ गई. तो आउटर सरफेस के लिए कुछ बचा ही नहीं. तो वी जस्ट हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर शेल plus Q1 and negative charge on the inner surface of the outer sphere minus Q1 which is same as its total charge. So बाहर वाली स्फीयर के लिए कोई चार्ज नहीं बची, बाहर वाली सरफेस के लिए कोई चार्ज नहीं बची. So this is all. Now what about the field lines? यहां अंदर कोई फील्ड नहीं होगा तो कोई फील्ड लाइन भी नहीं होगी. इस गैप में पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड लाइंस होंगी. तो यहां पर एक लाइन, यहां पर, और ऑब्वियसली स्फेरिकल सिमेट्री है तो ये लाइन जो है रेडियल लाइंस होंगी. ये ऐसे. फिर जाके इस गैप में अगेन ये मटेरियल है मेटल का. आउटर सरफेस, इनर सरफेस, तो इसके बीच में मटेरियल है मेटल का. ओके, मटेरियल के अंदर फील्ड जीरो होता है तो कोई फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी. ओके, तो वहां पर भी कोई फील्ड लाइन नहीं. फिर जाके आउटसाइड, यहां पर आउटसाइड के लिए इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर. तो ये पॉइंट इसके भी बाहर है तो ये भी बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर. ये पॉइंट जो है इसके भी बाहर लाई कर रहा है तो ये भी बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर. और तो कोई चार्ज ही नहीं है. तो टोटल चार्ज जो सेंटर पे होगी दैट विल बी Q1 माइनस Q1 विच इज 0. अगर चार्ज 0 के बराबर है तो यहां पर फील्ड भी 0 के बराबर होगा. तो आउटसाइड कोई फील्ड नहीं है तो आउटसाइड कोई फील्ड लाइन नहीं होगी. सो दिस इज ऑल वी विल हैव इन दिस केस. फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इनर सरफेस एंड गोइंग टू द आउटर सरफेस. ओके, देन थर्ड केस देख लेते हैं. थर्ड केस हमारा है कि Q1 इज लेस देन Q2. Q1 इज लेस देन Q2. सो ये हमारे पास इनर स्फीयर, फिर जाके आउटर स्फीयर,
दोनों सरफेसेस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इनर सरफेस भी और आउटर सरफेस भी। नॉट अ गुड ड्राइंग। इसकी चार्ज जो है वो Q1 है एंड ऑल ऑफ इट विल रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस। अंदर कुछ नहीं होगा, सेम आर्ग्यूमेंट जो इससे पहले। सो Q1 इसकी इनर सरफेस पे चार्ज -Q1 होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर विल हैव -Q1 जो भी यहां पर है उसका ऑपोजिट। अब आउटर सरफेस पे कितनी चार्ज होगी? आउटर सरफेस पे कितनी चार्ज होगी? लेट्स से Q प्राइम चार्ज है आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे Q प्राइम, इनर सरफेस पे -Q1, तो टोटल चार्ज ऑफ द आउटर स्फीयर जो है वो बन जाएगी Q प्राइम -Q1। आउटर सरफेस पे चार्ज Q प्राइम, इनर सरफेस पे चार्ज -Q1, तो टोटल बन जाएगी। लेकिन वो टोटल हमें पहले ही पता है कि वो -Q2 के बराबर है। So this would mean Q prime is equal to Q1, यहां Q1 minus Q2। अब मैग्नीट्यूड वाइज Q1 जो है दैट इज लेस देन Q2, यही तो कंडीशन है इस पार्ट में। तो दैट वुड मीन कि नेगेटिव डोमिनेट कर रहा है, तो ये चार्ज जो होगी वो नेगेटिव चार्ज होगी। ओके, नेगेटिव चार्ज होगी, तो आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होगी। कितना नेगेटिव चार्ज होगी? Q1 माइनस Q2। ओके, सो यहां पर वी हैव चार्ज Q1 माइनस Q2। सो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इनर स्फीयर पे सारी चार्ज जो है वो उसकी आउटर सरफेस पे होगी Q1 के बराबर। आउटर स्फीयर जो है उसकी इनर सरफेस पे चार्ज हमेशा होती है इसका अपोजिट, तो -Q1। तो टोटल चार्ज क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन करके हमें आउटर सरफेस की चार्ज पता चल रही है कि नेगेटिव है और किसके बराबर है? Q1 माइनस Q2। अब जाके फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट मी इरेज दिस पार्ट हियर। Okay, so now field lines. पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये तो बिल्कुल वही जो इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने देख लिया। अंदर फील्ड ही नहीं है तो फील्ड लाइन नहीं होगी, बीच में फील्ड होगा तो फील्ड लाइंस होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जितनी यहां पर पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही यहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो जितनी भी फील्ड लाइंस इस सरफेस से ओरिजिनेट होंगी वो सभी इस सरफेस पे टर्मिनेट होंगे। फिर जाके बाहर क्या होगा? अब बाहर वाले पॉइंट्स पे इन दो के वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी क्योंकि इन दो का नेट जीरो है। रिमेंबर, उस पॉइंट के लिए वो पॉइंट इसके आउटसाइड लाई कर रहा है, तो दिस विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर, तो सेंटर पे चार्ज Q1। फिर ये जो सरफेस है वो पॉइंट उसके भी बाहर लाई कर रहा है, तो ये भी बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर, तो विच इज -Q1। तो टोटल चार्ज फिलहाल क्या आ गई? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q1, तो वो तो जीरो आएगा। तो इन दो की कोई कंट्रीब्यूशन वहां पर नहीं होगी। अब बची ये सरफेस, इस सरफेस की कंट्रीब्यूशन होगी। नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस विल बी रेडियली इनवर्ड, स्फेरिकल सिमेट्री है तो रेडियली इनवर्ड, और चार्ज जो है ऑब्वियसली वो Q1 से कम होगी मैग्नीट्यूड वाइज, तो फील्ड लाइंस का नंबर जो होगा वो भी कम होगा। सो आई विल ड्रॉ फील्ड लाइंस यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये फील्ड लाइंस होंगी। ओके, सो तीसरे केस में ये मैपिंग होगी। सो फर्स्ट वाले केस में ये मैपिंग होगी। इन दिस गैप बिटवीन द टू स्फीयर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड लाइंस होंगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड लाइंस। फिर जाके यहां पर रेडियली आउटवर्ड, रिमेंबर आउटर सरफेस पे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड। यहां पर फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और बाहर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है तो बाहर कोई फील्ड नहीं है तो फील्ड लाइंस नहीं है। और फिर जाके यहां पर
अंदर जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फील्ड, फिर बाहर जो है नेगेटिवली चार्ज सरफेस है, बाहर वाली सरफेस तो रेडियली इनवर्ड फील्ड है। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, जहां पर हमें स्केच करना था, फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी थी। नाउ लेट्स गो टू सेकेंड प्रॉब्लम। So again, we are doing electric field, chapter 22, 10th edition में, इंटरनेशनल एडिशन में प्रॉब्लम नंबर 2 है, और प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स 10th एडिशन इंडियन एडिशन जो है वहां पर प्रॉब्लम नंबर 22 है। ओके, 22 चैप्टर 22 प्रॉब्लम 2, और यहां पर चैप्टर 22 प्रॉब्लम 22। सो हमारे पास यहां पर डायग्राम भी है। I should erase one of them. Let's erase this one. Okay, so we have diagram here. Field lines. मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. In figure, the electric field lines on the left have twice the separation of those on the right. So field lines यहां पर ड्रॉ की गई है, field mapping ड्रॉ की गई है। यहां पर जो सेपरेशन है, लेफ्ट साइड में जो सेपरेशन है बिटवीन टू फील्ड लाइंस, वो डबल है एज कंपेयर टू दिस वन। सो दैट वुड मीन यहां पर अगर सेपरेशन जो है वो ए के बराबर है, यहां पर जो सेपरेशन है वो ट्वाइस ए के बराबर है। ओके, सेपरेशन डबल है। अब याद करें फील्ड लाइंस के बारे में, फील्ड स्ट्रेंथ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइन डेंसिटी। So that is directly proportional to line density. Come on. Directly proportional to line density. Now इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर line density ज्यादा है तो field ज्यादा होगा, यहां पर line density कम है तो field कम होगा। यहां पर density double है as compared to that one. ओके, यहां पर डेंसिटी डबल है एज कंपेयर टू दैट वन, तो यहां पर फील्ड डबल होगा एज कंपेयर टू दैट वन, या फिर यहां का फील्ड हाफ होगा टू दिस वन। सो अगर यहां पर फील्ड ई है, यहां पर होगा E/2, या यहां पर अगर फील्ड ई है तो यहां पर फील्ड होगा ट्वाइस ई। सो यहां का फील्ड डबल होगा, यहां का फील्ड हाफ होगा ये। सो लेट्स सी नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट ए इज 40 न्यूटन पर कूलम, सो यहां का फील्ड दिया हुआ है ई ए पे इज 40 न्यूटन पर कूलम। सो ये आर्ग्यूमेंट लगा के यहां पर फील्ड जो होगा दैट वुड बी हाफ ऑफ दिस वन, तो 20 न्यूटन पर कूलम। ये फील्ड एट ए, ये फील्ड एट बी। ओके, सो फील्ड के वैल्यूज हमें पता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए प्रोटॉन एट ए? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट बी? पार्ट बी तो हमने फिर कर दिया। बी पे आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि इसका हाफ है, तो यहां पर 40 है तो यहां पर 20 होगा। सो दिस इज आवर पार्ट बी। सो इस केस में पार्ट बी ही पहले हो गया। तो पार्ट ए आप देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन प्रोटॉन एट ए? सो यहां पर आप एक प्रोटॉन को रख रहे हैं, प्रोटॉन विच इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, प्रोटॉन। वो उस पे आपको बताना है कि फोर्स कितना होगा। ओके, फोर्स कितना होगा। Whenever you place a charged particle in an external field, ये कोई फील्ड है, आपने कोई चार्ज रख दी, तो इस चार्ज पे फोर्स आता है QE के बराबर। नेगेटिव चार्ज अगर है तो फोर्स आएगा QE, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स हमेशा होगा QE, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। फर्क क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होगा अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो पहली बात यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो लेफ्टवर्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्टवर्ड है। ओके, फील्ड लाइंस का एरो देखें वो भी लेफ्टवर्ड है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और ये फोर्स किसके बराबर होगा? नाउ दिस इज पार्ट ए। अब ये फोर्स किसके बराबर होगा? पार्ट ए, फोर्स इज इक्वल टू प्रोटॉन की चार्ज, यूजुअली हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू के बदले में ई इंटू ई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, सो सम अलजेब्रा,
some addition, multiplication. So this implies F is equal, charge of a proton 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, then field का वैल्यू जो है वो 40 न्यूटन पर कूलम है. Okay, 40 न्यूटन पर कूलम है. So we have to work out this. मैंने पहले ही work out किया है. I'll just give you the answer. It is 6.4 approximately into 10 to the power minus 18 into 10 to the power minus 18 newtons. So this is the force. और डायरेक्शन क्या है? लेफ्टवर्ड. ओके, डायरेक्शन जो है वो लेफ्टवर्ड है. So this is what we're asked to find out. Magnitude of the force on a proton. 6.4 into 10 to the power minus 18 न्यूटन्स. और डायरेक्शन भी अगर होती है तो क्वेश्चन में तो वो नहीं कहा गया, बट वी ऑलरेडी नो डायरेक्शन इज लेफ्टवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है. फिर पार्ट बी जो था वो था बी पे बताना है कि फील्ड कितना है. अब वो इसका हाफ होगा. सिंपल. तो ये अगर 40 है तो वो वहां पर 20 होगा. क्यों हाफ होगा? क्योंकि यहां पर फील्ड लाइंस के बीच में सेपरेशन जो है वो डबल है. दैट मीन्स यहां पर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन जो है वो हाफ है. डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस हाफ होगी तो फील्ड हाफ होगा. तो 40 था, यहां पर उसका हाफ 20 बन जाएगा. इज दैट फाइन? सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2. Now we'll go for problem 3. So we're doing problem number 3 now. International edition में it's problem number 3 और Indian edition में it's problem number 25. Indian edition में लेकिन डेटा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. डेटा से लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बाकी प्रॉब्लम जो है बेसिकली सेम है, बस डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है. The nucleus of a plutonium 239 atom contains 94 protons. Assume that the nucleus is a sphere with a radius of 6.64 Fermi and with the charge of the protons uniformly spread through the sphere. At the nucleus surface, what are the magnitude and direction, radially inward or outward, of the electric field produced by the protons? Okay, so before we talk about problem, हम रिजल्ट एक डिस्कस कर लेते हैं जो आपको पहले ही पता होना चाहिए. अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्जड स्फीयर है, पॉजिटिव मैं ले रहा हूं, नेगेटिव होगा तो सिर्फ डायरेक्शन जो है फील्ड की वो चेंज हो जाएगी. रेस्ट एवरीथिंग मैग्नीट्यूड वाइज इट विल बी सेम. आउटसाइड के लिए पॉइंट, कोई पॉइंट यहां पर लाई कर रहा, आउटसाइड दिस स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, तो वहां पर फील्ड जो होता है उन पॉइंट्स के लिए दिस स्फीयर बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर. तो पॉइंट चार्ज वाला ही रिजल्ट यूज होगा. तो आउटसाइड के लिए फील्ड होता है गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, विद गामा बीइंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 1/4πε0. सरफेस पे फिर क्या होता है? सरफेस वाले पॉइंट के लिए सिंपली स्मॉल आर के बदले में कैपिटल आर लिखना है, विच इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर. सो ई इज इक्वल टू गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर. फिर जाके इनसाइड जो है फील्ड इज इक्वल टू, नाउ इनसाइड के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है. इट इज गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर. So field is directly proportional to r inside it. Surface पे gamma q divided by capital R square, which is radius of the sphere, और outside के लिए gamma q divided by R square. So हमारे पास यहां पर नाउ इसी को लेते हैं, ये प्लूटोनियम न्यूक्लियस है. और प्लूटोनियम न्यूक्लियस में कहा गया है कि जो प्रोटॉन्स की वजह से चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन दिस न्यूक्लियस. और ये भी कहा गया है कि न्यूक्लियस को स्फीयर मान के चलो. नहीं पे कहा होता तब भी हम स्फीयर मान के चलते. So we have a sphere, basically plutonium nucleus, we have a sphere जिसमें प्रोटॉन्स की चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हमें कहा गया है कि इसकी सरफेस पे फील्ड जो है वो किसके बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी. स्फेरिकल सिमेट्री है तो डायरेक्शन ऑब्वियसली रेडियली आउटवर्ड होगी.
इट इज बिहेविंग लाइक ए पॉइंट चार्ज, तो रेडिली फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो रेडिली आउटवर्ड। सो डायरेक्शन का तो हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होगा फील्ड का, ये सरफेस पे गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और चार्ज हमें पता है, रेडियस भी हमें पता है। एटॉमिक नंबर जो कहा गया प्लूटोनियम का, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 94 है, 94। तो दैट वुड मीन चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 94 इंटू ई, हर एक प्रोटॉन की चार्ज ई के बराबर, तो 94 प्रोटॉन्स की 94 टाइम्स ई, सो विच इज 94 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलोम। ये चार्ज है, ये चार्ज है 94 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलोम। रेडियस जो है वो कहा गया है इज 6.64 फर्मी, ओके 6.64 फर्मी, 6.64 फर्मी, मीनिंग 6.64 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर्स। 1 फर्मी इज इक्वल 10 टू द पावर -15 मीटर्स, ओके 10 टू द पावर -15 मीटर्स। सो नाउ फील्ड किसके बराबर होगा, फॉर्मूला तो आपके पास है गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ना वो यूज कर लेते हैं, फील्ड इज इक्वल टू गामा क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। गामा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज जो है वो अभी हमने देखा था, ये 94 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलोम, देन डिवाइडेड बाय आर जो है आर स्क्वायर, लेकिन सो वो है 6.64 इंटू 10 टू द पावर -15 स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के साथ। नाउ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको करना है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा। सो फील्ड इज इक्वल टू, field is equal to 3.07, yeah, you can write 3.1 into 10 to the power 21, 10 to the power 21 Newton per coulomb. Newton per coulomb. So 3.07 into 10 to the power 21 Newton per coulomb. So this is huge. ओके काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लेकिन एटम में फिर नेगेटिव चार्ज भी, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो ओवरऑल फील्ड जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज फील्ड ड्यू ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लूटोनियम न्यूक्लियस। इंडियन एडिशन में प्लूटोनियम न्यूक्लियस के बदले में कोई और न्यूक्लियस यूज किया गया है, तो सिर्फ एक फर्क होगा, सिर्फ एक फर्क होगा कि यहां पर चार्ज में 94 के बदले में कुछ और होगा, ओके 9 जो भी वहां पर यूज किया गया है 94 के बदले में कुछ और होगा, बाकी सेम रहेगा। सो यू जस्ट हैव little different numbers, बाकी same है, okay। So this was problem number 3, fine। इंटरनेशनल एडिशन पे प्रॉब्लम नंबर 4, इंडियन एडिशन पे प्रॉब्लम नंबर 16, ओके चैप्टर 22 प्रॉब्लम 16। चैप्टर का नंबर तो सेम है, प्रॉब्लम का नंबर जो है वो डिफरेंट है। ओके सो मैं प्रॉब्लम पढ़ लेता हूं। Two particles are fixed on an x-axis. Particle 1 of charge -2 into 10 to the power -7 coulomb at x equal to 6 centimeters, and particle 2 of charge +2 into 10 to the power -7 coulomb at x equal to 21 centimeters. Midway between the particles. Midway between the particles, what is their net electric field in unit vector notation? Okay. In unit vector notation. So what we have is this is x-axis, x prime. Suppose this is the origin. अब दो पार्टिकल्स इस एक्स एक्सिस पे हैं, पहला पार्टिकल x इक्वल 6 सेंटीमीटर पे है। सो सपोज हियर 6 सेंटीमीटर पे Q, okay, I'll write -Q for this, ये नेगेटिव चार्ज है, with Q equal to 2 into 10 to the power -7,
2 इंटू 10 टू द पावर -7, ओके, नेगेटिव लेकिन यहां पर है, सो माइनस मैं अलग से लिख रहा हूं। देन दूसरी चार्ज जो है इक्वल एंड लेकिन पॉजिटिव चार्ज, वो है 21 सेंटीमीटर्स पे, सो समवेयर हियर दूसरी चार्ज है प्लस क्यू का वही वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, तो यहां पर -2 इंटू 10 टू द पावर -7, यहां पर +2 इंटू 10 टू द पावर -7। ये दो चार्जेस हैं विद पोजिशंस गिवन। पोजिशंस क्या है, 6 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। सो दिस वन इज 6 सेंटीमीटर्स हियर एंड दिस वन इज 21 सेंटीमीटर्स। अब मिड पॉइंट पे आपने बताना है, इनके मिड पॉइंट पे आपने बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा इन यूनिट वेक्टर नोटेशन, ओके, इन यूनिट वेक्टर नोटेशन मिड पॉइंट पे। सो मिड पॉइंट इज समवेयर हियर। अब मिड पॉइंट की, इस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है फ्रॉम द टू चार्जेस? ऑब्वियसली मिड पॉइंट है तो दोनों से डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस जो है x के बराबर है, तो ये डिस्टेंस जो है वो भी x के बराबर होगी, ओके, एंड दिस x विल बी इक्वल टू इस लेंथ का हाफ। अब ये लेंथ जो है 21 - 6 है, 21 - 6, यहां से यहां तक 21, यहां से यहां तक 6, सो दिस लेंथ इज 21 - 6, लेकिन x जो है उसका हाफ है, ओके, टोटल लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस डिवाइडेड बाय 2, सो 21 - 6 इज 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 7.5 सेंटीमीटर्स, 7.5 सेंटीमीटर। सो इस मिड पॉइंट जहां पे हमें फील्ड निकालना है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट P, वहां वो जो है इस चार्ज से भी डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर्स है, यहां से भी डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर्स में। अब एक बात नोट कर लें, दोनों चार्जेस का वैल्यू जो है वो सेम है, चार्ज मैग्नीट्यूड, चार्ज वैल्यू सेम है, और दोनों चार्जेस से डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो है वो भी सेम है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फील्ड मैग्नीट्यूड सेम होंगे। फील्ड मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? रिमेंबर E इज इक्वल गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो चार्ज भी सेम है, आर भी सेम है, गामा तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड विल बी सेम, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड विल बी सेम। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, ओके, नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? नेगेटिव चार्ज का फील्ड हमें पता है टुवर्ड्स नेगेटिव होता है, तो वो इस डायरेक्शन में मैं E लिखूंगा बस, मैग्नीट्यूड E। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड होता है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और मैग्नीट्यूड तो वही E है, चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सो टोटल फील्ड जो होगा वो ट्वाइस E होगा, ओके, जो एक चार्ज का फील्ड है E, टोटल फील्ड, नेट फील्ड यहां पर ट्वाइस E होगा, इसका भी E, इसका भी, और सेम डायरेक्शन में, तो टोटल फील्ड ट्वाइस E होगा। अब E निकालते हैं, उसका डबल कर लेते हैं, दैट विल गिव अस द टोटल फील्ड, और डायरेक्शन जो होगी वो लेफ्टवर्ड होगी, ओके, लेफ्टवर्ड, क्योंकि दोनों फील्ड जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। So net field now, E net is equal to twice E, so this is 2 into gamma q divided by x square, distance को अब हमने x से represent किया है, so this implies E net is equal to 2 into gamma के बदले में 9 into 10 to the power 9, q जो है वो 2 into 10 to the power -7, 2 into 10 to the power -7, फिर जाके x जो है दैट 7.5 सेंटीमीटर्स, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2, पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना है, फिर जाके स्क्वायर भी है, तो ये यहां पर स्क्वायर। नाउ अगेन यू हैव टू डू सम मैथमेटिक्स हियर, सम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सो दिस इंप्लाइज नेट फील्ड इज इक्वल टू, अब वो मैंने पहले ही किया है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5, 6.4 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, ओके, न्यूटन पर कूलम। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इसको यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखो, यानी कि डायरेक्शन के साथ लिखना है। अब डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, रिमेंबर एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं, आई इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस माइनस आई इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो माइनस आई वाली डायरेक्शन है, ओके, माइनस आई वाली डायरेक्शन है, तो वो हम अब लिखते हैं यहां पर। तो फील्ड जो है फाइनली वेक्टर फॉर्म में, नेट फील्ड इज इक्वल टू
6.4 इंटू 10⁵ ये तो मैग्नीट्यूड। अब माइनस आई यूनिट वेक्टर हम यूज कर लेंगे, माइनस साइन यहां पर लिखते हैं। सो फील्ड इज -6.4 इंटू 10⁵ आई यूनिट वेक्टर। -6.4 इंटू 10⁵ माइनस 10⁵, हाँ 10⁵ आई यूनिट वेक्टर। Minus I tells you कि it's in the negative direction of x-axis. That's it. तो अगेन ए सिंपलर प्रॉब्लम। पहले कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिंपलर ही हैं, देन विद एवरी प्रॉब्लम लेवल विल इंक्रीज अ लिटिल। दिस वाज द फोर्थ वन, नाउ विल गो फॉर द फिफ्थ वन। ओके, आई विल गो फॉर द फिफ्थ वन। अगेन 10th एडिशन में इट्स प्रॉब्लम नंबर 3, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स 10th एडिशन जो इंडियन एडिशन है वहां पर प्रॉब्लम नंबर 25। ओके, वहां पर प्रॉब्लम नंबर 25। चलिए लेट्स सी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पे प्रॉब्लम्स है, तो पॉइंट चार्ज का फील्ड जहन में रखे is gamma q divided by r square. Gamma is 1/4 pi epsilon 0. Okay, 1/4 pi epsilon 0. Gamma q divided by r square. पॉजिटिव चार्ज हैं तो रेडिली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज हैं तो रेडिली इनवर्ड। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड 50 सेंटीमीटर अवे हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। अब जो इंडियन एडिशन है उस पर डेटा जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा बस आपको चेंज करना है, बाकी मेथड जो होगा वो सेम रहेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉइंट चार्ज हुज इलेक्ट्रिक फील्ड 50 सेंटीमीटर्स हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम। सो यहां पर हमारे पास सपोज कोई चार्ज है Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स, नहीं 50 सेंटीमीटर्स, एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स। सपोज पॉइंट P, वहां पर कहा गया है कि फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 न्यूटन्स के बराबर है। फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 न्यूटन्स के बराबर है। ओके, 2 न्यूटन्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के साथ कोई गर्ज नहीं, यहां पर डायरेक्शन हमें वैसे पहले ही पता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगी तो डायरेक्शन होगी रेडिली आउटवर्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगी तो रेडिली इनवर्ड टुवर्ड्स द चार्ज तब होगा। अब चार्ज का वैल्यू निकालना है, सो विल सिंपली यूज दिस इक्वेशन, E इज इक्वल गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, E इज इक्वल गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। So E is equal to gamma Q divided by R square is equal to gamma is 9 into 10 to the power 9 electrostatic constant. चार्ज तो हमें निकालनी है। Okay, let's first rearrange it. और R स्क्वायर को ऊपर लेते हैं, वो बन जाएगा E R स्क्वायर। गामा को नीचे लाते हैं, डिवाइडेड बाय गामा, और दूसरे साइड से Q बच गया। सो Q इज इक्वल टू E R स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा। ओके, E R स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा। नाउ सो दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू E इज 2 न्यूटन्स, या 2 न्यूटन्स, 2 न्यूटन पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम, वेयर इज पर कूलम, 2 न्यूटन पर कूलम into R square. R is 50 centimeters. Okay, 50 centimeters. So that is 50 into 10 to the power minus 2 with the square. Okay, with the square. Meters में मैं convert कर रहा हूँ. 1 centimeter is 10 to the power minus 2 meters. Okay. 50 into 10 to the power minus 2 और square ऊपर. Then divided by gamma. Gamma is 9 into 10 to the power 9. Okay, 9 into 10 to the power 9. So this implies Q is equal to, now you have to do some multiplication and division here. I have already done that. So I'll just give you the value, final answer. 5.56 into 10 to the power minus 11. 5.56 into 10 to the power minus 11 coulomb. ये चार्ज है। Okay, 10 to the power minus
let me rewrite it. So it's 5 so Q is equal to 5.56 into 10 to the power minus 11 कूलोम. हर कोई चीज़ हमने SI सिस्टम में यूज़ की है, तो चार्ज का यूनिट जो होगा वो SI सिस्टम में ही आएगा. 5.56 into 10 to the power minus 11 कूलोम. सो काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज इस फॉर्मूला पे बेस्ड.